नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं थारू जनजाति के बारे में। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आयु हर बार प्रश्न बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं थारू जनजाति की। तो दोस्तों, थारू जनजाति उत्तराखंड और कुमाऊं की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। अगर बात करें गढ़वाल की, तो गढ़वाल में सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? जौनसारी है। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो गढ़वाल में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी। कुमाऊं में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? थारू। उत्तराखंड की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन है? थारू जनजाति है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जय सिंह रावत जी ने थारू जनजाति के लोगों को क्या बोला है? मलेरिया प्रूफ मानव कहा है। दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा मलेरिया प्रूफ मानव किस जनजाति के लोगों को कहा गया है? वो बोला गया है थारू जनजाति के लोगों को। और किसके द्वारा ऐसा बोला गया? वो बोला गया जय सिंह रावत जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थारू जनजाति के लोगों के आवास निवास की। तो थारू जनजाति के जो लोग हैं वो 90% लोग कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर में रहते हैं। उधम सिंह नगर में कहाँ कहाँ ये बटे हुए हैं? ये बटे हुए हैं खटीमा, किच्छा, नानक मट्टा, इन जगहों में बटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। 90% जो थारू जन हैं वो कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर में रहते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड ही नहीं, जो थारू लोग हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में भी निवास करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो थारू लोग होते हैं वो अवधी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, मिश्रित पहाड़ी बोल देते हैं, नेपाली बोल लेते हैं। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि जो थारू लोग होते हैं वो बिहार में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों। जो थारू हैं उनको किरात वंश का माना गया है। मतलब थारुओं के जो पूर्वज थे वो किरात वंश के माने गए हैं, यानी कि किरात वंशी होते हैं। तो कुछ जो थारू हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं? महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं, यानी कि सिसोदिया वंश का मानते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन बना हुआ था एग्जाम में कि किस जनजाति के लोग अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं? वो मानते हैं थारू जनजाति के लोग। अब हम बात कर लेते हैं थारू जनजाति के लोगों के शारीरिक गठन या शारीरिक स्वरूप के बारे में। तो दोस्तों, जो थारू लोग होते हैं वो हाइट में छोटे होते हैं और इनका जो कद होता है छोटा होता है, मतलब, और इनकी जो नाक होती है चपटी होती है और जो फेस होता है वो चौड़ा होता है, यानी कि इनका जो शारीरिक स्वरूप होता है वो मंगोल प्रजाति से मिलता जुलता है। याद रखेंगे दोस्तों, मंगोल प्रजाति से थारू लोगों का शारीरिक स्वरूप क्या होता है? मिलता जुलता है। ठीक है। अगर हम बात करें इनके सामाजिक स्वरूप की, तो थारू लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और संयुक्त परिवार में जो सबसे सयाने व्यक्ति होता है उसको ये मुखिया नियुक्त करते हैं और उस मुखिया को क्या बोलते हैं? अपनी भाषा में गंधूर बोलते हैं और अपने परिवार के लिए संघ शब्द यूज करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो थारू लोगों का परिवार होता है वो थारू लोगों का परिवार क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। और उस परिवार का यानी कि संघ का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गंधूर कहलाते हैं। ठीक है। थारू लोगों का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक है और इसमें जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से श्रेष्ठ मानी जाती हैं। थारू लोगों के समाज में स्त्रियों को पुरुषों से श्रेष्ठ माना गया है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ था कि किस जनजाति में स्त्रियों को पुरुषों से श्रेष्ठ माना गया है? वो माना गया थारू जनजाति में। ठीक है दोस्तों, इस बात को नहीं भूलेंगे आप। दोस्तों, थारू जो लोग हैं वो कई गोत्रों में बटे हुए हैं, जैसे बड़वायक, बट्ठार, रावत, वृत्तिया, महतो और डहैत। इन 7 प्रकार के गोत्रों में बटे हुए हैं। तो ये गोत्रों के लिए एक शब्द यूज वो करते हैं, कुरी। मतलब कहने का अर्थ ये है जो थारू लोग हैं वो 7 कुरियों में बटे हुए हैं। ठीक है। जिसमें बड़वायक जो गोत्र होता है या कुरी होता है उसको सबसे उच्च माना गया है। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ जो थारू लोगों का जो समाज है उसमें कई उपजातियां मिलती हैं, जैसे मिलता है राणा। राणा लोग अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा कठरिया, ये लकड़ी के कारीगर होते हैं। डंगरिया, ये नेपाल के डंग घाटी के निवासी होते हैं। ठीक है। और इन उपजातियों में राणा जो उपजाति है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ थारू माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों।
अगर हम इनकी भाषा की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो थारू लोग होते हैं अवधी बोल लेते हैं, मिश्रित पहाड़ी बोल लेते हैं, नेपाली बोलते हैं, भाभरी बोल देते हैं, मैथिली बोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी कोई अपनी विशिष्ट भाषा नहीं है। ठीक है दोस्तों, विवाह व्यवस्था से काफ़ी बार प्रश्न बना हुआ है। तो दोस्तों, थारू लोगों में पहले अट्टा सट्टा अदला बदला विवाह का प्रचलन था। अदला बदला या अट्टा सट्टा विवाह में क्या होता था कि अगर ए और बी दो लड़के हैं, ए की शादी बी की सिस्टर से हुई तो बी की शादी ए की सिस्टर से होती थी। मतलब इसमें बहनों का क्या होता था, आदान प्रदान होता था। इसी को हम क्या बोलते हैं, अट्टा सट्टा प्रथा या अदला बदला विवाह प्रथा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले से थारू लोगों के समाज में अट्टा सट्टा अदला बदला विवाह का प्रचलन था। अब इन लोगों में ये विवाह का प्रचलन कम हो गया है। अब जो इन लोगों में विवाह होता है वो 3 टिकटी विवाह के तहत होता है। ठीक है, इनमें किस विवाह का प्रचलन है, आजकल 3 टिकटी विवाह प्रथा का प्रचलन है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक दूसरे की बहन की जगह किसी भी रिश्तेदार की लड़की से विवाह किया जाता है। ठीक है ना, ए की शादी बी की सिस्टर से हुई तो बी की शादी ए की सिस्टर से करनी ज़रूरी नहीं होती है, यानी कि ए के किसी भी रिश्तेदार की लड़की से क्या किया जा सकता है, बी की शादी की जा सकती है, विवाह किया जा सकता है। तो इस विवाह प्रथा को बोलते हैं 3 टिकटी विवाह प्रथा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अट्टा सट्टा विवाह प्रथा के बदले आजकल कौन सा विवाह प्रथा प्रचलित है, वो है 3 टिकटी विवाह प्रथा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, विवाह कराने के लिए आपको पता ही है कि 2 परिवारों का होना जरूरी है। उन 2 परिवारों में जो मध्यस्थ व्यक्ति होता है इस समाज में क्या बोला जाता है, मजपतिया कहा जाता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, थारू जनजाति के समाज में जो 2 परिवारों में मध्यस्थ कराने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, मजपतिया कहलाता है। ठीक है, अब 2 पक्षों में जब विवाह क्या हो जाती है, तय हो जाता है। ठीक है ना, 2 परिवारों के बीच में विवाह क्या हो जाता है, तय हो जाता है। तो विवाह तय करने की जो रस्म होती है उसको बोलते हैं पक्की पौड़ी। और उसमें जब सगाई हो जाती है तो उस सगाई की रस्म को क्या बोला जाता है, अपना पराया। ठीक है दोस्तों, तो इन टर्म्स को याद रखेंगे। पक्की पौड़ी और अपना पराया का संबंध किस जनजाति की से है, तो वह है थारू जनजाति से। याद रखें, पक्की पौड़ी में शादी को क्या करना, पक्का करना, पक्का कर लेना मतलब तय हो जाना। अपना पराया में क्या होता है कि इसमें सगाई होती है। ठीक है ना, जब अब विवाह तय हो गया, ठीक है ना, तो विवाह तय होगी, सगाई होगी, तो उसके बाद क्या होगा, विवाह की डेट निकलेगी। तो विवाह की डेट निकालने की जो रस्म होती है उसको बोलते हैं कट्टी। ठीक है ना, थारू जनजाति में विवाह की जब डेट निकाली जाती है, डेट निकालने की जो रस्म होती है उसको क्या बोलते हैं, कट्टी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों दोस्तों, इनमें एक प्रथा और पाई जाती है, एक रस्म और होती है जिसको बोलते हैं दिखनौरी की रस्म। दोस्तों, दिखनौरी की रस्म में क्या होता है कि विवाह के एक दिन पहले जो लड़के पक्ष से क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, निश्चित मात्रा में चावल और दाल लड़की के घर पहुंचाते हैं। इस जो रस्म होती है, इस प्रकार की जो रस्म होती है उसको क्या बोलते हैं, दिखनौरी रस्म। तो दिखनौरी रस्म का संबंध किस जनजाति से, वो है आपका थारू जनजाति से। ठीक है दोस्तों, जब विवाह के बाद लड़की क्या हो जाती है, लड़के के घर स्थायी रूप से आ जाती है, तो इसको बोलते हैं चाला या गौना। ठीक है ना, लड़की का विवाह के बाद लड़के के घर आने को की रस्म जो होती है उसको क्या बोलते हैं, चाला या गौना। चाला या गौना के बाद लड़की क्या होती है, एक दिन लड़के के घर रहती है, उसके बाद 2-3 महीने के लिए मायके चली जाती है, फिर स्थायी रूप से कहाँ जाती है, अपने ससुराल में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लठ भरुआ भोज की। दोस्तों, जब किसी कन्या का विवाह किसी लड़के से तय हो जाता है और विवाह से पहले ही, यानी कि गौना होने से पहले ही उस लड़के की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब लड़की के जो पिता होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लड़की को किसी दूसरे लड़के से के घर क्या कर देते हैं, भेज देते हैं और अपने बिरादरी में अपने घर पर क्या करते हैं, भोजन के लिए बुलाते हैं। तो इस प्रथा को बोलते हैं लठ भरुआ भोज। समझ में आ गई होगी बात। अब जो लठ भरुआ भोज के तहत जिस लड़की का विवाह होता है उसको विधवा विवाह के तुल्य माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थारू जन होते हैं उनमें विधवा विवाह का क्या होता है, प्रचलन होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि थारू जनों का जो विवाह होता है किस माह में होता है। तो दोस्तों, थारू जनों का जो विवाह होता है माघ या फुलरा दूज में होता है। साथ ही साथ जो थारू समाज होता है उसमें महिलाओं को तलाक देने का अधिकार होता है और जिसे ये लोग क्या बोलते हैं, उरारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उरारी मतलब तलाक। ठीक है दोस्तों,
अगर हम बात करें इनके भोजन की, तो थारू लोगों का सबसे प्रिय जो भोजन होता है वो चावल मछली होता है, यानी कि इनका मुख्य भोजन क्या है, चावल मछली होता है, ठीक है, जो कि बोक्सो जनजाति के जैसा ही है। थारू जनजाति के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, कच्चे चावल से शराब का निर्माण किया जाता है, जिसे ये लोग क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो थारू समाज होता है उसमें पुरुषों को किचन में यानी कि भोजनालय में जाना क्या है, वर्जित है, यानी कि जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों को अपने किचन में नहीं आने देती हैं। दोस्तों, थारू जनजाति के लोगों के द्वारा जब वनों में शिकार करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये लोग खाबर बोलते हैं। अगर हम इनकी बात करें आर्थिक व्यवस्था की, तो थारू लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि कार्य और पशुपालन पर निर्भर है, यानी कि इनका आय व्यय का स्रोत क्या है, कृषि कार्य और पशुपालन है। इसके अलावा ये सरकारी नौकरियां करते हैं, ठीक है ना, और प्राइवेट नौकरी करते हैं और बहुत सारे काम आजकल करने लग गए हैं, परंतु इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि कार्य और पशुपालन है, ठीक है। अगर इनके हम धार्मिक स्वरूप और त्योहारों की बात करें, तो धान की बुआई के बाद ये तुरंत क्या करते हैं, हरिया पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। थारू लोग नवरात्र में दशहरा पूजा करते हैं। इनका जो इष्ट देव है वो क्या है, खड़गाभूत और पछावन है, जबकि इष्ट देवी क्या है, नगर याई देवी है, ठीक है दोस्तों। इस बात को याद रखेंगे। थारू लोगों के जो इष्ट देव है वो कौन है, खड़गाभूत पछावन, जबकि इष्ट देवी क्या है, इनकी नगर याई देवी है, ठीक है दोस्तों। अगर थारू समाज में छोटी माता हो जाती, चेचक हो जाती है, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए शीतला देवी मैया की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर पशुओं की रक्षा करनी होती तो ये क्या करते हैं, चांदी देवी की पूजा करते हैं। फसलों की रक्षा करनी हो तो जगमथिया देवी की पूजा करते हैं। तो इनको याद रखना, चांदी देवी की पूजा कब को किसके लिए करते हैं, पशुओं की रक्षा के लिए करते हैं। जगमथिया देवी की पूजा किसके लिए करते हैं, फसलों की रक्षा के लिए करते हैं। शिकार की देवी के रूप में ये बागेश्वरी देवी को मानते हैं, ठीक है दोस्तों। शिकार की देवी के रूप में किसको मानते हैं, बागेश्वरी देवी को मानते हैं। थारू जो समाज होता है वो हिंदू धर्म को मानता है, इसलिए चोटी रखते हैं, और साथ ही साथ काली देवी, नगरयाई देवी और कारो देव की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। भूमिया देव की भी पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो थारू जनजाति के लोग होते हैं उनके घरों के सामने चबूतरा बना रहता है। क्या बना रहता है, चबूतरा बना रहता है। वो चबूतरा किसका होता है, भूमिया देवता, जिसका दूसरा नाम क्या है, बड़ा बाबा। भूमिया देवता या बड़ा बाबा का क्या बना होता है, चबूतरा बना होता है, जिसमें भेंट स्वरूप क्या करते हैं, मुर्गा और सुअर की क्या देते हैं, बलि देते हैं, ठीक है दोस्तों। थारू जनजाति के लोगों में जादू टोना का भी क्या है, प्रचलन है। और जो जादू टोने का जो मास्टर होता है यानी कि विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि तांत्रिक होता है, ओझा होता है, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, भर्रा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ किताबों में भर्रा लिखा भी होगा, ऐसा लिखा जाता है। तो थारू लोगों में जादू टोने का भी क्या है, प्रचलन है। जादू टोने का जो विशेषज्ञ होता है, मास्टर होता है, जो तांत्रिक लोग होते हैं, ओझा लोग होते हैं, ये लोग उन्हें किस नाम से संबोधित करते हैं, भर्रा के नाम से संबोधित करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, कि जो थारू जनजाति के लोगों का मुख्य त्यौहार क्या है, बजहर है। ये बैसाखी के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन जो गांव की जो महिलाएं होती हैं, गांव के समीप जो पीपल का वृक्ष होता है या घर के आंगन में जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे भोजन बनाती हैं, और भोजन खाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पर नृत्य करते हैं। कौन से नृत्य करते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं। खिचड़ी नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। पुरुष रात को घर चले जाते हैं, परंतु महिलाएं रात भर क्या करती हैं, वहाँ पर नृत्य करती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये लोग झुमड़ा, सेजनी, लहचारी नृत्य भी करते हैं, यानी कि इनका जो मुख्य नृत्य है कौन सा है, खिचड़ी नृत्य है। इसके अलावा कौन कौन से नृत्य करते हैं, झुमड़ा, सेजनी और लहचारी नृत्य, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो थारू समाज होता है वो आर्ट और कल्चर का भी काफ़ी क्या होता है, शौकीन होता है। इसलिए ये लोग अपने घरों के दीवारों के बाहर की तरफ क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। और कौन मनाते हैं, जिस घर में क्या होती है, मौत हो जाती है, उसी घर में दीपावली मनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। मतलब दीपावली सिर्फ मृतक व्यक्ति के घर में ही आयोजित की जाती है, इसीलिए दीपावली को क्या मानते हैं, शोक पर्व मानते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, थारू लोगों के वहाँ 1 माह 8 दिनों तक क्या चलती है, होली चलती है, जिसमें 1 माह तक क्या होता है, जिंदा उजली या बैठकी होली चलती है।
ठीक है ना, और जिसमें खिचड़ी नृत्य करते हैं, जबकि 8 दिन मरी होली के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों ये मैत्री के रूप में मैत्री उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें पुरुष को क्या बोला जाता है, दिलवर, और स्त्रियों को क्या बोला जाता है, संगत बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बजहर बजहर त्योहार का संबंध किस जनजाति से है, वो है थारू जनजाति से। मैत्री उत्सव का संबंध भी किससे है, थारू जनजाति से है। ठीक है दोस्तों न्याय व्यवस्था के लिए थारू समाज में क्या होती है, पंचायत होती हैं। इस पंचायत में 4 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है महतो या चौधरी होता है, जो कि मुखिया को होते हैं। महतो की सहायता के लिए बड़धेर होते हैं, और बड़धेर के नीचे जो काम करता है वो कौन करता है, भले मानस करता है, और भले मानस के नीचे कौन करता है, चौकीदार करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो इनके पंचायत होती है गाँव में न्याय के लिए, उसमें 4 प्रकार के लोग शामिल होते हैं। उसमें जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं ये लोग, महतो या चौधरी बोलते हैं। उसके नीचे महतो की सहायता के लिए कौन होता है, बड़धेर होता है। बड़धेर के नीचे कौन काम करता है, भले मानस काम करते हैं, और उसके नीचे कौन काम करता है, चौकीदार काम करते हैं। ठीक है दोस्तों न्याय के लिए थारू में मध्य पंचगण की व्यवस्था होती है। मध्य पंचगण की व्यवस्था के अंदर क्या करते हैं, मध्य पंचगण मदिरा का पान करते हैं, और वकील की तरह क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। समझ आ गई ना, यहाँ तर्क वितर्क करने से पहले ये लोग क्या करते हैं, मध्य पंचगण मदिरा का पान करते हैं। क्योंकि मैंने बताया था जो थारू लोग होते हैं वो मदिरा और तंबाकू के काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। ठीक है ना, और चावल से क्या बनाते हैं, मदिरा बनाते हैं, शराब बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं। तो मध्य पंचगण मदिरा का पान करके ही क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, शेयर, और वीडियो पर करें कमेंट। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए बाय।